बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ, जहाँ आसिम तकरीबन 6 साल से सरापा एहतजाज हैं ज़ालिम समाज के ख़िलाफ़। इनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, इनके साथ जो जुल्म हुआ, उस पर इन्होंने हमें बताया, मोहम्मद आसिम ख़ान ने, कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड उसके लिए भी इन्होंने नाम भिजवाया। और बाकी इनके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, ये हम पूछेंगे मोहम्मद आसिम ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आसिम ख़ान, 6 साल से आप यहाँ सरापा एहतजाज हैं और अभी आपको जो है ना वो बकौल आपके बहुत तंग किया जा रहा है। आप ये बताएं कि कितनी दफ़ा आपके ख़ैमे को उखाड़ा गया है और क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के वसत से बात करने का। ये तकरीबन इन 6 सालों के अंदर मेरा जो खैमा है या जो दूसरे भी जो खैमे हैं, CDA ने और इंतज़ामिया ने ऑपरेशन करके तकरीबन कुछ 10 से 12 मरतबा इन्होंने ऑपरेशन किया और खैमे उखाड़े। मसाइल को तो हल नहीं करते, लेकिन बार बार ऑपरेशन करते हैं। इसमें मेरा 25-30 हज़ार का ये सामान भी उठा कर ले गए CDA वाले, जिसमें कुछ कुर्सी, एक कुर्सी थी, उसके अलावा खैमा था मेरा, उसके अलावा एक तरपाल थी, उसके अलावा खाने पीने के बर्तन थे, कूलर था, देचकियाँ थीं, मतलब जो खाने पीने का एक सामान होता है कैंप के अंदर, वो सामान था। तो सामान तो वहाँ जाकर दोबारा मिल नहीं जाता आसिम? आपने लिया कुछ? नहीं, कोई वापस सामान नहीं किया उन्होंने, तो वहाँ पे सारा सामान उन्होंने ज़ाया कर दिया। ये सामान वापस करते हैं तो जो ताकतवर लोग होते हैं, जिनकी ये 2-4 कुर्सियाँ ये होटल वगैरह वालों की वो उठा कर ले जाते हैं, तो उनको ये वापस करते हैं। तो इन्होंने बात करने का मकसद ये है कि जी ये कहते हैं कि जी ये प्रेस क्लब के बाहर ये देखें जी कि ये नाजायज़ तजावज़ात लगी हुई। तो क्या इंसाफ के लिए कोई जो खैमा लगा हुआ है प्रेस क्लब के बाहर, ये नाजायज़ तजावज़ात में आता है? कौन सी इधर दीवार बनाकर हमने वो कोई घर बनाया हुआ है या कमरा बनाया हुआ है और उसमें कोई बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, कोई गैस का कनेक्शन लगा हुआ है? किस किस्म की, क्या हम यहाँ पे कोई कमर्शियल कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई प्याज टमाटर बेच रहे हैं या कोई फ्रूट बेच रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे अपने सिर्फ बैनर लेकर बैठे हैं। मोहम्मद आसिम ख़ान ने सर, मैं उसके बाद थोड़ी सी मेरी बात आप सुन लें कि मैंने यहाँ पे जो था अपना सिर्फ सामान रखा हुआ था, जिसमें बिस्तर है, कुछ कपड़े हैं और जो खाने चाय वगैरह बनाने का जो होता है, कोई खैमा मैंने नहीं लगाया हुआ था। चंद रोज़ कबल फिर CDA वाले आए हैं, मुझे आकर धौंस धांधली और बदमाशी और गुंडागर्दी से वो ट्रक और उसके ऊपर हट्टे कट्टे मुश्तंडे वो बैठे हुए मुझे कहते हैं जी कि आप यहाँ से उठ जाएं वरना आपको पुलिस के हवाले कर देंगे और आपका सामान भी उठा लेंगे, तो आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मैंने कहा भाई मैं तो ये बैनर लेकर बैठा हूँ और ये मेरा मुख्तसर सा सामान है, जिसमें एक मच्छरदानी है और एक बिस्तर है, जो मैं यहाँ पे लगा के तो वो सो जाता हूँ शाम को, तो इसमें भी आपको एतराज़ है? तो कहता है जी कि नहीं, आप उठकर तो वो सामने पार्क में चले जाएँ, आप उधर जाकर एहतजाज करें। मैंने कहा जी पार्क तो एक पब्लिक प्लेस है, आप मुझे कह रहे हैं जी कि मैं वहाँ पे चला जाऊँ? तो ये तो प्रेस क्लब है, एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, यहाँ पे तमाम लोग आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, क्योंकि प्रेस क्लब एक मरकज़ी जगह होती है। तो एक बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है सिर्फ ये बैनर चंद लेकर, तो उस पर इनको एतराज़ है। उसके अलावा आप ये देखें, आप खुद माशाल्लाह एक साथी हैं, पूरे इस्लामाबाद में आप घूमते हैं, आप प्रेस क्लब के गिरदोनवा में अगर नज़र दौड़ाएँ तो यहीं पे आपको सैकड़ों नाजायज़ तजावज़ात नज़र आएंगी, जो कमर्शियल नाजायज़ तजावज़ात हैं। उसके अलावा आप अपारा चले जाएँ, ये सुपर मार्केट चले जाएँ, जिना सुपर चले जाएँ, कराची कंपनी चले जाएँ, फुटपाथ के ऊपर अफ़गानियों ने बेशुमार नाजायज़ तजावज़ात कमर्शियल लगा रखी हैं, अपनी दुकानें बना रखी हैं बहुत बड़ी, तो उनको नहीं ये हटाते, क्योंकि वहाँ से इनका भत्ता लगा हुआ है, वहाँ से इनकी कमाई लगी हुई है। लोगों के गुजरने की जगह नहीं है फुटपाथ के ऊपर, वो CDA को नज़र नहीं आता, पूरा अपारा भरा पड़ा है। आप ये देखें कि जितनी फुटपाथें हैं, जो मेन मार्केटें हैं, उनके ऊपर अफ़गानियों के कब्ज़े हैं, उनके ऊपर जो माफिया है, जो नाजायज़ तजावज़ात वाला, वो बैठा हुआ है। ये क्या करते हैं कि ये फ़र्ज़ी ऑपरेशन करते हैं 1-2 जगह पे, वहाँ पे वो वीडियो बना के उसको सेंड कर देते हैं। बाकी जो पक्के इन्होंने नाजायज़ तजावज़ात लगाए हुए हैं, वहाँ पे मुझे जो लोगों ने बताया है कि तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए का डेली का भत्ता जो है ये नाजायज़ तजावज़ात से ये वसूल करते हैं। इनसे जो ठिये इन्होंने नाजायज़ लगवा रखे हैं, इसलिए ये इनको उठाते नहीं। उठाते ये किसको हैं?
जो इधर एक मजलूम बैठा हुआ होता है 6 साल से, उठाते ये किसको है, जो इधर बैनर लेकर बैठा हुआ होता है उसको ये कहते हैं कि ये नजायज तजावुज़ात है। जो इधर सुपर मार्केट में आप चले जाएं, बड़े बड़े ताकतवर लोगों के होटल हैं, बिल्कुल बिना सुपर में बड़े बड़े ताकतवर लोगों के होटल हैं, वहाँ पे एनफोर्समेंट की बदमाशी कहाँ गई, वहाँ पे इनकी धौंस कहाँ गई। बड़े तमीज़ से आते हैं उनके पास, 2-4 कुर्सियाँ उनकी ट्रक में डालते हैं, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद उनकी गाड़ियाँ जाती हैं, वो कुर्सियाँ और टेबल वहाँ पे उठा के ले आते हैं। किसको इन्होंने वहाँ पे जाकर मारा, किसको इन्होंने जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ की। ये तोड़ फोड़ करते हैं तो किसकी, जो कोई गरीब बंदा होता है, जिसका कोई किसी गरीब का कुठी हो, उस पर ये हथौड़े बरसाते हैं। कभी इन्होंने जिना सुपर में जो बड़े बड़े होटल हैं, जो नाजायज़ तजावुज़ात उन्होंने बढ़ाई हुई हैं आगे, वहाँ पे जाकर हथौड़े चलाए? कभी भी इन्होंने हथौड़े नहीं चलाए। आसिम, अब हम थोड़ा सा इख्तिसार की तरफ आते हैं। देखिए, मैं पहले भी आपके साथ प्रोग्राम कर चुका हूँ, उसमें आप तफसील से बता चुके हैं आपके क्या मसाइल हैं। अब ज़रा इख्तिसार के साथ बताइए, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ, किस ने आपको मजबूर किया यहाँ बैठने पे? अंसारी साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यही वजह है क्योंकि मीडिया ने, आपका तल्लुक़ भी मीडिया से है, मुझे गिला आपसे नहीं, आप तो वक्तन फ़क्तन मेरी वीडियो जो है वो चढ़ाते रहते हैं, लेकिन मीडिया से मुझे ये गिला है क्योंकि मीडिया ने मेरी आवाज़ को दबा के रखा। 6 साल तक मुझे कवरेज नहीं दी। यहाँ पे बेगैरतों को कवरेज दी गई, जो लड़कियाँ भगा कर ले आए किसी की, उनको बार बार कैमरा जाता रहा, वहाँ पे उनकी फोटेज चलाता रहा, उनको हीरो बना के पेश करता रहा। खुद अली भट्ट जिसके ख़िलाफ़ मैं बैठा हुआ हूँ, वो भी एक बेगैरत शख्स था, उसको भी हीरो बनाकर पेश किया जाता रहा मीडिया के ऊपर। तो मीडिया ने बग़ैर मेरा मौक़िफ़ जाने, बग़ैर मुझे सुने, मुझे तस्सुब का निशाना बनाया, मुझे इम्तियाज़ी सलूक का निशाना बनाया, मेरे साथ नारवा सलूक रखा गया मीडिया की तरफ से, मेरी आवाज़ को दबाया गया। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरा मामला ये है कि 1997 में एक घर से मैंने लड़की की रजामंदी के मुताबिक वहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से रिश्ता मांगा। लेकिन अंसारी साहब, किसी के घर से अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, अगर लड़की आपके साथ उसकी रजामंदी है और आपने कोई जो अखलाकी हदूद क्रॉस नहीं की हैं और बाइज़्ज़त तरीके से आप किसी के घर से जाकर रिश्ता मांगते हैं, तो ये कोई जुर्म नहीं है। ये तो शरई हक है, कानूनी हक है, कानूनी हक है। जो लड़की वाले होते हैं उनके घर हज़ारों रिश्ते आते हैं, तो मैंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया। उसके बदले जो अशरफ जजुआ था, ये जेलम का वाक़या है। जेलम में जो नया माला जेलम है, ये वहाँ पर ये वाक़या हुआ, तो उसमें इंतकामी कार्रवाई में जो एक ब्रिगेडियर साहब थे, जो अशरफ जंजुआ का भाई था, फिर उस वक़्त उसका बेटा कप्तान था, मेरी उनके घर के सामने जो अशरफ जंजुआ था, मेरी दुकान होती थी टेलीविज़न मैकेनिक, तो वो फिर आकर बावर्दी मुझे धमकियां भी देते रहे, बदमाशों से भी मुझे मतलब हमले करवाए गए, मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई। फिर 1998 में मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का जो एक शहरी है, गुंडा मवाली अली भट्ट उर्फ अलिया चरसी, उसकी बहन फातिमा जो जेलम की एक नामी ग्रामी एक वैश्या थी, जो जिस्म फरोशी का अड्डा चलाती थी वहाँ पे, उसको पैसे देकर मेरी बहन को बरगलाने के लिए इस्तेमाल किया गया और उसको बरगला कर वो अपने घर ले गए। वहाँ पे जो अली भट्ट था और उसके जो दूसरे साथी थे, उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया उसको, वहाँ से फिर लेकर वो उसको फ़रार हो गया मुजफ्फराबाद से फिर उसको जेलम में लाया गया। जेलम की अदालत में फिर उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी की गई। फिर बाद में दोबारा उसको वो मुजफ्फराबाद ले गए, तो वहाँ पे फिर उसकी ब्रेन वाशिंग की गई, मेरे ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि फ़ौज एक बहुत बड़ा महकमा है, क्योंकि मेरे जो मुखालिफिन हैं उनमें जो उनके रिश्तेदार थे वो आर्मी में थे, वहाँ से फिर कुछ आर्मी में एक मखसूस ग्रुप, चंद जो फ़ौजी अफसर हैं उसमें कुछ रिटायर थे, वो उनकी पुष्टपनाही करते हैं। फिर जब 1998 में ये वाक़या हो जाता है, फिर 2000 में मेरे साथ एक वाक़या होता है, मुझे वो कत्ल करने की कोशिश, एक प्लानिंग करते हैं, साजिश तैयार करते हैं, जिसमें SSP कमर जमान जो है वो अपनी क्लशोकोफ के ज़रिए मुझे फायरिंग का निशाना बनाता है। तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात बचा लेती है, लेकिन जो गोलियां हैं वो मेरे ये दाएं बाजू में लगती हैं, ये यहाँ से ये गोली लगती है और ये देखें ये यहाँ से वो पार हो जाती हैं गोलियाँ, 8 फुट के फासले से ये गोलियाँ चलाई जाती हैं मुझ पर। और ये 2 ऑपरेशन हुए मेरे इस बाजू के। उसके बाद वो SSP मौका से फ़रार हो जाता है। जब आलियाने मोहल्ला जो हैं वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो उसको बताते हैं कि इसकी तो सामने दुकान है, तो ये आपने क्या किया है, आपने इसको क्यों गोली मारी है। तो मुझे दूसरा वो गोलियों का ब्रस्ट मारने के लिए मेरे सीने के ऊपर खड़ा हुआ होता है। अगर आलियाने मोहल्ला 1 सेकंड भी लेट हो जाते तो वो मुझे गोलियों से छलनी कर देता, मुझे मार देता, आज आपके सामने मैं ना खड़ा होता। वो वहाँ से मौके से फ़रार हो जाता है।
उसके बाद पुलिस मेरे खिलाफ ही जो संगीन दफात हैं, जिसमें मुसल्ला डकैती, पुलिस मुकाबला वगैरह इस तरह की 6-7 दफात लगा कर असले की, तो मेरे ऊपर ही संगीन मुकदमे की FIR काट देती है। अस्पताल में मुझे फेंक दिया जाता है ज़ख्मी हालत में। वहाँ से मुझे 2-2.5 महीने के बाद ज़बरदस्ती, जो डॉक्टर सर्जन हामिद है उसके कहने के बावजूद, वहाँ से ज़बरदस्ती मुझे जो है वो डिस्चार्ज करा के डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम में फेंक दिया जाता है, ताकि वहाँ पे इसका बाजू ख़राब हो जाएगा, ये अंदर ही गल सड़ जाएगा, मर जाएगा। वहाँ से फिर मुझे जलील और ख्वार करने के लिए ये अडियाला जेल भेज देते हैं। ये 2000 में, अप्रैल 2000 में ये वाक़या पेश आया फायरिंग का मेरे साथ। तो उसके बाद जेलम में ये सबको मना कर देते हैं वकीलों को कि इसका केस नहीं लेना आपने। तो यहाँ से जो रावलपिंडी बेंच है हाई कोर्ट सा, यहाँ से एक अल्लाह वाले कोई वकील होते हैं, वो मेरी ज़मानत करवाते हैं बग़ैर पैसे लिए। 2.5 महीने के 3 महीने के बाद मेरी ज़मानत हो जाती है, मैं रिहा हो जाता हूँ। उसके बाद अंसारी साहब 4 साल तक ट्रायल कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोफेशनल ट्रायल चलता है। हर 15-20 दिन के बाद पेशी लगाई जाती है ताकि ये जेलम से भाग ना सके। मैं अपने आप को अदालत में पेश करता हूँ। 4 साल के बाद अप्रैल 2004 में अदालत मुझे उस मुकदमे में जुर्म साबित ना होने पर बाइज़्ज़त बरी करती है। मेरे 2 मुद्दई थे, एक मुद्दई मुकदमा जो लड़की वाले थे और दूसरा पुलिस भी थी। ये दोनों मिलकर मुझ पर कोई मुकदमा साबित नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है कि ये मेरी बहन को इस्तेमाल करते हैं, जो झूठी FIR होती है उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उस ब्लैकमेलिंग के ज़रिए ये मुझे 2000 से लेकर तो जो आपका ये 2018 है, इस तक मुझे 28-29 नौकरियों से ज़्यादा ये मुझे निकलवा देते हैं, जिसमें बशमूल इस्लामाबाद क्लब फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और डैनकॉम पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनियां ये शामिल हैं। इसमें ज़्यादा किरदार मेरी बहन का है, जिसने मुझे CMH जेलम से भी निकलवाया, जो मेरे बैनर पे भी ये मैंने लिखा हुआ है, उसको कोट किया है। ये कर्नल अहमद राशिद उसका CEO थे। मेरी बहन फ़रा जो है ये मुजफ्फराबाद से, वहाँ CMH से एक फ़ौजी अफसर से वहाँ से वो कॉलें करवाती रही। उनको मेजर कामरान अफजल को कॉल करवाई गई, लेफ्टिनेंट कर्नल यास्मीन राशिद को कॉल करवाई गई, लेफ्टिनेंट कर्नल नुसरत जावेद को कॉल करवाई गई, और जो दूसरे अफसर थे उनको कॉलें मेरी बहन ने की कि जी मेरा भाई जो है वो किरदार का ठीक नहीं है, इसको आप नौकरी से निकालें। तो उन्होंने तो खैर कर्नल नुसरत और कर्नल यास्मीन जो थी, उन्होंने तो मौके पर मेरी बहन की बेइज्जती की और उसको कहा कि जी तुम किस तरह की बहन हो, तुम अपने भाई की जड़ों में बैठ रही हो। वो उसको तो 1.5-2 साल हो गया हमारे साथ नौकरी करते हुए, हमने तो उसके किरदार में ऐसी कोई बात नहीं देखी है। तमाम ऑफिसर्स के घर जो है उसका आना जाना है, तो ऐसा कोई मसला हमने नहीं देखा है। तो CEO ने तो मुझे इसके मतलब कुछ नहीं बताया। तो मुझे बाद में पता चला जब 2 महीने के बाद कर्नल अहमद राशिद ने मुझे और मेजर कामरान को अपने दफ्तर में बुलाया, तो वहाँ पे FIU के लोग भी बैठे हुए थे, जो आर्मी की एक जो एजेंसियों की यूनिट है, तो वो फील्ड की, वो भी बैठे हुए थे। तो मुझे कर्नल अहमद राशिद जो CEO CMH हैं, ये 2002 का वाक़या है, तो मुझे कहते हैं कि आसिम 79/2000 का मतलब क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरी FIR का नंबर है, मुकदमा नंबर है मेरा, तो इसका मतलब है कि ये बात आप तक पहुंच चुकी है। तो कर्नल अहमद राशिद मुझे कहते हैं कि जी ये जो साहब बैठे हुए हैं ये FIU के, ये 2 माह पहले आपकी FIR लेकर आए थे, और आपकी बहन जो है वो भी CMH में कॉलें करती रही है, और मुजफ्फराबाद जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से CMH से भी कॉलें करवाती रही है ऑफिसर्स से कि जी इसको निकालें। लेकिन मैंने आपको नहीं निकाला, मैंने ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसकी इंक्वायरी की, और मुझे असल मामलात का पता चल गया है। तो कर्नल अहमद राशिद जो CEO CMH जेलम थे, उन्होंने कहा कि जी जब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ CMH जेलम का, कोई माई का लाल आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता, जाएँ आप अपनी नौकरी करें, आपको कोई नौकरी से निकालेगा। तो उसके बाद जब 2003 में कर्नल अहमद राशिद जो ब्रिगेडियर प्रमोट हो जाते हैं, तो वो लाग एरिया उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है रावलपिंडी, तो यहाँ लालाजार में वो एक कोठी ले लेते हैं, तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो नई कमांड आती है कर्नल खालिद हुसैन CMH जेलम में, वो आ जाते हैं। तो उसके बाद दोबारा यही अमल दोहराया जाता है मेरी बहन की तरफ से। अब इसको उन्होंने ब्लैकमेल किया या इसकी ब्रेन वाशिंग की या इसको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये यही बता सकती है कि ये ऐसा क्यों करती रही। तो उसके बाद एक क्वार्टर मास्टर था लेफ्टिनेंट कर्नल, उसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं है, तो उसने मुझे CO ऑफिस के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया, तमाम CMH के सामने, तमाम स्टाफ के सामने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे नीचे गिरा कर बूट मेरे चेहरे के ऊपर मारे, और उसके बाद उसने कहा कि गालियाँ दी और कहा कि इस कुत्ते को उठाकर, ये इस बदमाश को उठाकर CMH से बाहर फेंक दो, ये CMH के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर
कुछ ऑफिसर्स ने मौके पर जाकर उसकी बेइज्जती की। यास्मीन राशिद थी लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने वहीं पे खड़े होकर उसकी बेइज्जती की कि तुम वहशी दरिंदे हो, तुमने इसको क्यों इतने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो उसके बाद जब ब्रिगेडियर अहमद राशिद साहब को पता चला तो उन्होंने अगले दिन मुझे रावलपिंडी बुलाया और मुझसे सारी बात पूछी और उन्होंने कहा कि जी मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि ये तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बात करेंगे, मरल आप घबराएं नहीं, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ौज के अंदर अच्छे लोग भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसमें कुछ तअस्सुब रखने वाले लोग भी मौजूद हैं जो ज़ाती अनाद की बुनियाद पर इदारों के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, एजेंसियों को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मेरे ख़िलाफ़ अभी तक वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर ये एक सिलसिला चल पड़ता है नौकरियों से निकलवाने का। 28 नौकरियों से मुझे निकलवाया जाता है, तो कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी जेलम, कभी मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मुझे फ़ुटबॉल बनाया जाता है। मैं रोज़गार के सिलसिले में जाता रहता हूँ। इसके बावजूद मैं इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके दूसरी नौकरी हासिल कर लेता। इस्लामाबाद क्लब आप जानते होंगे कितना बड़ा इदारा है, यहाँ पे मैंने मेरिट पे जॉब हासिल की, उसमें मैंने तकरीबन पौने 2 साल तक नौकरी की। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी जो साबका मेंबर एडमिन है CDA इस्लामाबाद का और साबका DG सोशल वेलफेयर है, तो उसका किरदार 2011 से शुरू होता है मेरे ख़िलाफ़। जब मैं लाहौर में था तो ये 2011 में मेरी बहन की NGO का ये चेयरमैन बनता है, जो 2006 में इन्होंने NGO बनाई थी, क्योंकि 2005 के ज़लज़ले में जो मेरा बहन हुई था जिसने मेरी बहन की इज़्ज़त को लूटा, वो अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दी, तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी उस सिलसिले में टूट गई, वो मुस्तकिल तौर पर व्हील चेयर में था। तो 2006 में इन्होंने अपनी NGO बना ली यहाँ पे माजूरों की। तो सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी 2011 में मुझे धमकी आमेज़ कॉलें करता रहा मेरी बहन के कहने पर कि तुम एक दफ़ा इस्लामाबाद आकर दिखाओ तो मैं तुम्हें देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी साहब, मैं लाहौर में हूँ, साइड पर पड़ा हुआ हूँ, आप मुझे इस्लामाबाद ना बुलाएँ। जब मैं इस्लामाबाद आ गया तो फिर आप लोग तंग होंगे, आपके लिए यही मसला बनेगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं जब 2013 में मेरी जॉब लगी इस्लामाबाद क्लब में, तो तकरीबन पौने 2 साल मैंने यहाँ पे जॉब की। मेरा इनके साथ कोई तल्लक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, मैंने इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं छेड़ा। ये बरी इमाम में इन्होंने अपना दफ्तर बनाया हुआ था, तो मैं बाराकऊ में रिहाइश रखी थी, वालदा को भी मैं अपने साथ ले गया था। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी, मेरी बहन और इसमें कुछ और सरकारी अनासर हैं, इन्होंने मिलकर प्लानिंग की, पूरी साजिश तैयार की मुझे नौकरी से निकलवाने की। उस साजिश का मुझे बर वक्त पता चल गया। मैं HR मैनेजर के पास चला गया जो डॉक्टर नईम मुश्ताक से, उनको मैंने जाकर बताया कि सर इस तरीके से नौकरी से निकालने की मेरे खिलाफ़ साजिश हो रही है। तो उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके खिलाफ़ साजिश हो रही है। मैंने उनसे इजाज़त मांगी। मैंने कहा सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सबूत इकट्ठे करूँगा और ला के टेबल पे आपके सामने रख दूँगा। उसने कहा कि ठीक है, आपको इजाज़त है, आप सबूत लें। तो क्योंकि मैं कंट्रोल रूम ऑपरेटर था, CCTV कंट्रोल रूम में मेरी जॉब थी, उसमें वायरलेस कंट्रोल रूम भी था और कैमरों की वो ऑब्जर्वेशन जो मॉनिटरिंग होती है वो थी। तो मुझे ये इल्म हुआ था कि कंट्रोल रूम में आकर लोग प्लानिंग करते हैं, मेरे सुपरवाइज़र को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पट्टी पढ़ा रहे हैं, तो लोग आते हैं। तो वहाँ पे मैंने अंसारी साहब रिकॉर्डिंग की, जो वॉइस रिकॉर्डर मैंने वहाँ पे लगाया, उसमें तकरीबन 11 रिकॉर्डिंगें मैंने की, जिसके अंदर पूरी एक रिकॉर्डिंग के अंदर पूरी प्लानिंग थी। HR ऑफिसर जो था रऊफ़ शाह, वो मेरे सुपरवाइज़र अनवर ख़ान को आकर पूरी पट्टी पढ़ा रहा है कि जी आसिम को हमने अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, इसको हमने नौकरी से निकालना है, तो तुमने इसकी गलत ACR लिखनी है, गलत रिपोर्ट लिखनी है इसकी, तो इसको लिखना है तुमने कि ये ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं करता, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये लेट ड्यूटी पर आता है। तो अनवर ख़ान उसको कहता है कि जी वो तो ड्यूटी पर भी टाइम पे आता है, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी उसकी हैं। तो सेक्रेटरी ने उसकी 6,000 की इंक्रीमेंट भी लगाई थी और चीफ सिक्योरिटी भी उससे खुश है, HR मैनेजर भी उससे खुश है। तो मैं लिखूँगा तो वो मुझसे कहेंगे कि तुमने इसके ख़िलाफ़ ये बात क्यों लिखी है। तो वो HR ऑफिसर उसको कहता है कि आप फ़िक्र ना करो, आसम के बाद हमने इन दोनों का भी नंबर लगाया हुआ है, चीफ सिक्योरिटी को भी हमने फ़ारिग करना है और HR मैनेजर को भी फ़ारिग करना है। ये बड़ा बेगैरत शख्स है HR मैनेजर, ये उसका अपना HR ऑफिसर कह रहा है कि ये इंटरव्यू के बहाने लड़कियों को अपने दफ्तर में बुलाता है, उनके साथ गलत काम करता है, वो HR मैनेजर को भी ठोक रहा है। ठीक, तो मैंने जब जाकर वो सबूत HR मैनेजर साहब को वो जब CD दी जिसके अंदर वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, तो मैंने कहा सर मेरे खिलाफ तो प्लानिंग हो ही रही है, लेकिन इसमें नंबर आपका भी लगा हुआ है और चीफ सिक्योरिटी साहब का भी लगा हुआ है। ठीक, तो आप अपनी फ़िक्र भी करें, क्योंकि मेरी तो चले नौकरी जाएगी तो 42-45 हज़ार की नौकरी जाएगी, तो आपकी तो 3.5 लाख की नौकरी है। ठीक, तो आपको ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए।
वो कहता है यार कि ठीक है, मैं इसको सुनूंगा, देखूंगा, तो आप बेफिक्र होकर अपनी नौकरी करें, आपकी नौकरी को कुछ नहीं है। 2015 तक का, जब मुझे 2014-2015 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है HR मैनेजर की तरफ से, 2.5 घंटे के बाद मुझे टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है कि जी आपको फारिग कर दिया गया। तो मैंने नईम मुश्ताक साहब से इतना कहा कि मैंने कहा सर मेरे बाद ये आपको भी निकाल देंगे और चीफ सिक्योरिटी को भी निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप इनको नहीं जानते, मैं इनको जानता हूँ। मैंने अंसारी साहब पूरा 1 साल 2015 अपनी जद्दोजहद जारी की। इसमें पूरा मैंने जो कानूनी जो फोरम थे उन पे गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट, जिसमें वफाकी मुतसिब, जिसमें ऐवान सदर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसमें सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें कैड मिनिस्टर, जितने भी जो समाजी तंजीमें थी ह्यूमन राइट की, उनको एप्लीकेशनें दी। आपके मीडिया के जो दफातर थे, इन तमाम में मैंने अपना केस भिजवाया, ईमेल के ज़रिए तमाम एडिटर्स को पूरा मैंने केस भिजवाया, बमा सबूत भिजवाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कहीं से मुझे कानूनी रिलीफ नहीं मिला। इनको नोटिस भी गए, ऐवान सदर से भी नोटिस गए इनको। तो आप थोड़ी सी मेरी बात को बस मैं वाइंड अप की तरफ आते हैं, तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, तो मैंने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में इंचार्ज इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट की नौकरी हासिल की। वहाँ से भी 6 माह के बाद मुझे फारिग करा दिया गया। उसके बाद जब अक्टूबर 2016 में ये तमाम नौकरियों से जब मुझे मेरी बहन ये बाज नहीं आए, मैंने जाकर हाथ जोड़े इनके आगे अपनी वालदा के सामने कि जी आप मुझे नौकरियों से ना निकलवाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन ये बाज नहीं आए। उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पे इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इनका जो कच्चा चट्टा था वो सोशल मीडिया पे मैंने डाला। तो ये इन्होंने क्या किया, अक्टूबर में मैंने डाला तो नवंबर 2016 में मेरी बहन और बहनोई कहाँ जाते हैं, ISI के दफ्तर जाते हैं, मेरे ख़िलाफ़ जाकर दरख्वास्त देते हैं। MI डायरेक्टोरेट GHQ जाते हैं, मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त देते हैं। IB के दफ्तर में मेरे ख़िलाफ़ जाकर दरख्वास्त देते हैं। FIA साइबर क्राइम में मेरे ख़िलाफ़ जाकर दरख्वास्त देते हैं। किधर तमाम एजेंसियों में जाकर मेरे ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त देते हैं कि इसने हमारे ख़िलाफ़ ये सोशल मीडिया पर ये दिया है जी, तो ये आप देखें जी इसको। तो उसके बाद क्या होता है कि नवंबर 2016 दिसंबर की गुजरता है, तो 2017 में, मार्च 2017 में FIA की टीम जाती है, उसके साथ और लोग भी मौजूद होते हैं। मार्च 2017 में मेरे घर के ताले मेरी गैर मौजूदगी में काटते हैं। उससे पहले मुझे अडियाला जेल में 107-151 की झूठी कार्रवाई में बंद करवाया जाता है। मेरी गैर मौजूदगी में जो FIA का जो डायरेक्टर है, जो ख़ुद अपनी कॉल में मुझे बताता है कि मैंने जाकर ताले काटे हैं। तो मैं FIA का डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम याकूब बलोच है और मैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के कहने पे आपके घर के ताले मैंने काटे हैं। आपकी वालदा को मैं साथ ले गया हूँ। तो मेरी बूढ़ी वालदा को वो डरा धमका कर, उसको धमकी देकर साथ ले गए कि अगर तुम हमारे साथ ना गई तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। तो इन जालिमों ने जाकर मेरे घर का सारा सामान लूट लिया। अब मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन एजेंसियों के और लोग भी थे। उसने कहा जी हम 8-10 लोग थे, तो हमने आपका सामान वहाँ से निकाल के मालिक मकान के हवाले कर दिए। तो मैंने कहा भाई आप क्यों गए वहाँ पर, मेरी इजाज़त के बगैर आपने ताले कैसे काटे, आप मुझे साथ ले जाते। तो आपके पास क्या कोई अदालती आर्डर था? तो वो कहते जी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार कौन होता है, वो तो एक ब्यूरोक्रेट है, वो जज थोड़ा है, कोई अदालती आर्डर था आपके पास? तो मैं उसके बाद FIA के दफ्तर गया, इकबाल टाउन G9 में गया, लेकिन उस बंदे का कोई सुराग नहीं मिला। तो एप्लीकेशन भी मैंने दी, सब कुछ किया। उसके बाद तंग आमद बजंग आमद 2018 में ये प्रेस क्लब है, 22 सितंबर 2018 में आकर मैंने यहाँ पे अपना एहतजाजी कैंप लगा लिया। लेकिन क्योंकि जो माफिया है ये सैयद मुस्तफ़िन काज़मी और ये फराह भट्ट, और इसमें कुछ मीडिया की काली भेड़े भी शामिल हैं, कुछ इदारों की काली भेड़े भी शामिल हैं, तो उन्होंने मिलकर मेरा रास्ता रोका। और 6 साल हो गए हैं उन्होंने मेरा रास्ता रोका हुआ है, मेरी आवाज़ को दबाया हुआ है, मीडिया को मेरे नज़दीक नहीं आने दिया गया। लेकिन मीडिया को ये जवाब देना होगा कि आसिम खान को 6 साल तक उन्होंने कवरेज क्यों नहीं दी। कोई वजह तो होगी, मीडिया को कोई ऐसी बात तो मेरे मुतल्लक फीड की गई होगी, कोई बताई गई होगी। जो सदर है प्रेस क्लब का, जो सेक्रेटरी है प्रेस क्लब का, जो इतना बड़ा ये यहाँ पे इतने ज़्यादा चैनल हैं, आखिर तमाम का तमाम मीडिया मुझे बैन कर देता है, तो कोई ऐसी ख़तरनाक बात मेरे ख़िलाफ़ फैलाई गई होगी। तो असल बात तो मैंने आपको बता दी है। तो अब भी मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्योंकि आज़ादी इज़हार राय पे यकीन रखते हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा जी कि आपने अपनी बहन के ख़िलाफ़ और बहनोई के ख़िलाफ़ और सैयद मुस्तफ़िन काज़मी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे दिया था, तो उस वजह से जो सहाफ़ियों का कोई एक मखसूस गिरोह
या साफ़ी, तमाम साफ़ी वो उससे नाराज़ हैं। तो मैंने उसको बंदे को जवाब दिया जी कि ये तो प्रेस क्लब तो आज़ादी इज़हार राय का जो है वो ढिंढोरा पीटता है। तो मैंने अगर अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इतने बड़े जुल्म और ज़्यादती के बाद जब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई है तो फिर मीडिया को तकलीफ़ क्यों हुई, और फिर जो दूसरे इदारों की काली भेड़ें हैं उनको तकलीफ़ क्यों हुई? असल में जो मीडिया और इदारों की कुछ काली भेड़ें जो इनके NGO के साथ अटैच हैं, जो इनके रास्ते क्लियर करते हैं, जो इनकी सहूलतकारी करते हैं, जो इनकी झूठी इंक्वायरियाँ करते हैं, जो इनको वहाँ से गवर्नमेंट से और जो बैरून मुल्क की इमदादें जो फ़ंड होते हैं वो लेकर देते हैं, इनका खाना पीना लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे मुझे जो है वो कवरेज से रोका गया, यहाँ पे हमले करवाए गए मुझ पर, यहाँ पे मेरे मोबाइल फ़ोन छीने गए, हर तरह का जुल्म और सितम यहाँ पे मेरे साथ किया गया, खाने तक मेरे बंद किए गए। तो अभी तक मैं यहाँ पे, ये 2024 है, बार बार CDA अब मुझे आकर तंग करता है, पुलिस तंग करती है कि जी आप यहाँ से उठ जाएँ। ओ भाई क्यों उठ जाएँ? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है 26 सालों में, जब तक उसका हिसाब बराबर नहीं होता, जो इदारों की काली भेड़ें हैं वो कैफे किरदार तक नहीं पहुँचती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा इंसाफ लिए बगैर। ये भूल जाओ तुम, ये जो भी काली भेड़ है जितने इदारे में बैठी हुए हैं, वो चाहे जितने भी बड़े हाई रैंक के ऊपर बैठा हुआ है, वो बेगैरत सुन ले। तुम बेगैरतों की पुष्पनाई करने वाले बेगैरत हो। तुमने अली भट्ट बेगैरत की पुष्पनाई की, तुमने एक पाकिस्तानी शहरी की इज्जत, बहन की इज्जत लूटने वाले की तुमने पुष्पनाई की। तुमने उसको कच्ची बस्ती से उठाकर तुमने बेगैरती का आला सबूत दिया, तुमने उसको बैरिया टाउन में पहुंचाया, तुमने उसको एलीट क्लास में बिठाया। तुम सरकारी अनासर, तुम करप्ट अनासर, तुम बेगैरतों की पुष्पनाई करने वाले चंद मुट्ठी भर बेगैरत अनासर, तुम क्या समझते हो कि तुम पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को मफलूज कर दोगे? हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुमने ये जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, जो बेगुनाहों पर, जो मजलूमों पर तुमने बेगुनाह जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है, तुम्हारा अंजाम इंशाल्लाह नज़दीक है। तुम अनकरीब अल्लाह के कहर का निशाना बन जाओगे और पाकिस्तान में तुम्हारा नामो निशान तक ख़त्म हो जाएगा। आसिम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आसिम, बात यह है कि 6 साल में तो मुझे लगता है कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि आप बेशक 6 साल क्या 10 साल और बैठे रहें, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको इंसाफ मिलेगा। तो क्यों ना मिले अंसारी साहब? आप एक साथी हैं, आप ये क्यों कहते हैं क्यों ना मिले इंसाफ? हमें पता है ना नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर एक बेगैरत को इंसाफ मिल सकता है, जो मुस्टंडे आते हैं, जो बेगैरत किस्म के लोग आते हैं, किसको इंसाफ मिला यहाँ आने वाले? मुझे बताया ना कि मीडिया का कैमरा एक यहाँ पे था, वो लड़की को घर से भगा कर ले आया, ठीक, किसी की बहन को उठा कर ले आया, किसी की इज्जत को उठा कर ले आया, उसको मीडिया बड़ा जो है वो उसकी फोटो चलाता है जी, ये देखें जी। फिर उसको साकिब निसार जो है वो उसको निकालता है वहाँ से, ठीक, चीफ जस्टिस जो है बेगैरत करार देकर उसको निकालता है। तो मीडिया ऐसे लोगों को बनाता है। मीडिया ने मेरे बहनोई जो था, जिसने मेरी बहन की इज्जत लूटी, जिसने एक गैर रियासती शहरी ने पाकिस्तानी शहरी की बहन की इज्जत को लूटा, उसको मीडिया ने बड़ा हीरो बनाकर पेश किया। मीडिया उसकी पुष्पनाई करता है। क्यों पुष्पनाई करता है मीडिया बेगैरतों की? क्या मीडिया सिर्फ बेगैरतों की पुष्पनाई करने के लिए है? क्या पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो सिर्फ बेगैरतों को देने के लिए है? मुझे आप इस बात का जवाब दें। आप इतने वसूख से कह रहे हैं कि आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर जो लोग आते हैं इंसाफ मांगने के लिए, तो फिर इस प्रेस क्लब को बंद कर दें, इनको भेजें उधर। जो मेलोडी में ये 2 कमरों के प्रेस क्लब के, वो कमरों का इनका प्रेस क्लब था, वहाँ पे इस प्रेस क्लब नहीं, प्रेस क्लब ने तो इंसाफ नहीं ना देना आपको। इंसाफ तो आपको हुकूमत ने देना है, मेरी बात सुन। प्रेस क्लब ने इंसाफ तो नहीं देना आपको। कौन हाईलाइट करता है? हाईलाइट कर सकते हैं ना। 2015 में मैं मीडिया के पास गया, मीडिया ने मेरी कोई मदद नहीं की। उसके बाद लगातार मैं मीडिया के पास जाता रहा, मीडिया ने कोई मदद नहीं की। 6 साल तक मैं बैठा हुआ हूँ। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का वहशियाना सलूक, इस तरह की बदसलूकी, इस तरीके से किसी की आवाज़ को दबाना, यह आज़ादी इज़हार राय का ढिंढोरा पीटने वाला, यह झूठा प्रेस क्लब, यह झूठ बोलने वाले साहबी, यह झूठे, इसकी जगह पर मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप टैप्टा और स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की तावन से एक टेक्निकल इदारा बनाएं। ये जो अंदर इन्होंने कंटेनर, ये जो बिल्डिंग रखे हुए हैं, और इनको प्रेस क्लब को यहाँ से खाली किया जाए। ये मजलूमों की धांधरसी नहीं करते, ये 6-6 साल तक उनकी आवाज़ को दबा कर रखते हैं। ये किसी मजलूम की मदद नहीं करते। ये कहते हैं हमें 35,000 रुपया दो, हम यहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कोई वो गारंटी नहीं है कि कोई टीवी चैनल उसको चलाए या ना चलाए।
कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हमें पता मालूम हुआ है कि आपने इतना तवील अरसा तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आपने नाम भेजा है अपना? मैंने उनको एक ईमेल लिखी है कि जी मैं इस तरीके से जो है यहाँ पर बैठा हुआ हूँ प्रेस क्लब के सामने और 6 साल से, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसा गलीज़ जो है ना वो सलूक, ऐसी बदसलूकी मीडिया की तरफ से किसी एक शहरी के साथ नहीं की गई होगी जो मेरे साथ की गई है। जो डिस्क्रिमिनेशन, जो इम्तियाजी सलूक, जो यकतरफा कार्रवाई मीडिया की तरफ से पूरा एक मुझे तसुब का निशाना बनाया गया है, मेरा बाईकाट किया गया है। तो 6 साल तक बैठे हुए अगर एक शख्स को यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने मीडिया कवरेज नहीं देता, उसके इशू को हाईलाइट नहीं करता, तो ये मेरा ही रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में ऐसी गंदी मिसाल कहीं नहीं होगी। अगर है तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। अगर नहीं है ऐसी गंदी मिसाल जो मीडिया के मुतल्लक, तो फिर आप मेरा नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करें कि ये आसिम खान वो शख्स है जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, जो मरकज़ी कैपिटल का जो प्रेस क्लब है वहाँ पे बैठा हुआ है, और इसके साथ इम्तियाजी रवैया, इसका बाईकाट किया गया मीडिया की तरफ से। ये दुनिया की गंदी तरीन मिसाल है। उस गंदी तरीन मिसाल जो है ना वो आप मेरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखें। कोई ईमेल में जवाब मिला आपको? जी अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है। उनका ऑफिस यहाँ पर भी है, इस्लामाबाद में भी और कराची में भी उनके ऑफिस हैं। वो मेरे साथ अगर वो जब रब्ता करेंगे तो मैं तमाम रिकॉर्ड उनके सामने पेश करूँगा।